हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सीआरपीसी कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं सीआरपीसी के अंदर वो चैप्टर 4 देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 4 में दो पार्टों में एक तरह से ये डिवाइड है। ए पार्ट जो है ये बता रहा है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, और इसके अंदर जो सेक्शन आता है वो सेक्शन आता है 36। उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आता है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, और इसमें जो सेक्शन आते हैं वो सेक्शन 37 से लेकर 40 तक सेक्शन आते हैं। हालांकि ये सभी सेक्शन जो हैं 36 से लेकर अगर 40 तक बात करें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम इन्हें बहुत शॉर्ट में ब्रीफली जो है इनको देखेंगे कि आखिर इन सेक्शनों में है क्या। तो वन बाय वन हम सभी सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 36। जो सेक्शन 36 है वो बताता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। तो जो सेक्शन 36 है वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अगर कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है, अगर उसकी रैंक जो है पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी रैंक से ऊपर है, तो उस पर्सन को जो है क्या कहा जाएगा, सुपीरियर ऑफिसर कहा जाएगा। पहली चीज़ तो ये। तो देखिए, सुपीरियर ऑफिसर होने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उससे रैंक से ऊपर रैंक होनी चाहिए, तो उस पर्सन को, उस पुलिस ऑफिसर को जो है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। और वो पुलिस ऑफिसर जो उसको पावर मिली है वो थ्रू आउट द जो लोकल एरिया होगा, मतलब उस पूरे लोकल एरिया में जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है वहाँ पर वो अपनी उन शक्तियों का यूज़ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, डीएसपी है, एसएसपी है, एसपी है, कमिश्नर है, तो अगर देखा जाए इन सभी पुलिस ऑफिसर की जो रैंक है वो ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का उससे ऊंची रैंक है। तो इन सभी को जो है, मतलब और भी आएंगे और पुलिस ऑफिसर, सिर्फ मैंने ये कुछ का नाम लिया है एग्जाम्पल देने के लिए। तो ये सभी जो हैं, पहली चीज़ तो ये सभी पुलिस ऑफिसर जो है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, और ये जिस भी एरिया में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो वहाँ पर पूरे एरिया को जो है वो अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। अब सपोज़ करिए एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर इनको अपॉइंट किया गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उनके पास पावर है कि वो कुछ भी काम देख सकते हैं जो उनको पावर प्रोवाइड की गई है। जैसे कि अगर बात करें ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, उसकी क्या पावर, उसकी पावर सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अपने स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है वहीं तक उसके जुडिक्शन में जो आ रहा है सिर्फ उसी को देख सकता है। पर जो सुपीरियर ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो उस पुलिस स्टेशन का भी देख सकता है और दूसरे पुलिस स्टेशनों के अंडर जो, मतलब कि जो उसके अंडर आ रहे हैं उन सभी का वो कोई भी केस जो है वो देख सकता है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर जो दूसरा वो है कि एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। हिंदी में इसको कहा जाएगा मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को अगर ज़रूरत पड़ती है सहायता की, तो अगर वो डिमांड करता है तो किसी भी पर्सन को वो हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है ये सेक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 37 की। जो सेक्शन 37 है ये बात करता है पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। हिंदी में इसको कहा जाएगा कि जनता जो है कब मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करेगी। तो ये सेक्शन सीधी सी इतनी सी बात कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर वो रीज़नेबली डिमांड करता है किसी तरह की सहायता की, मदद की किसी भी पर्सन से, तो हर पर्सन, एवरी पर्सन बाउंड है उस मजिस्ट्रेट की या फिर उस पुलिस ऑफिसर की सहायता करने के लिए। तो उस व्यक्ति की वो लीगल ड्यूटी बन जाती है, वो बाउंड होगा। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ दे रखी हैं, ए बी सी, 3 जो इसके क्लॉज हैं वो दे रखे हैं इस सेक्शन के, कि कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर किन चीज़ों के लिए किसी भी पर्सन की जो है सहायता मांग सकता है। तो ये भी बताया गया है इसके अंदर। जो सब क्लॉज ए है वो कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो गिरफ़्तार करने के लिए जा रहा है, ऑथराइज है उसको गिरफ़्तार करने के लिए, और वो पर्सन जो है उस पर्सन को पकड़ने के लिए या फिर अगर वो निकल के भाग रहा है तो उसको मतलब कि भागने से रोकने के लिए जो पुलिस ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्सन की हेल्प ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एक पुलिस ऑफिसर है, किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहा है जिसको अरेस्ट करने के लिए वो ऑथराइज्ड है, वो व्यक्ति उसका हाथ छुड़ा के भागने लगता है, तो पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर सामने आ रहा है व्यक्ति, उसके सामने उससे कह सकता है कि वो उसको पकड़ ले, उसको जाने ना दे, तो ऐसा जो है वो हेल्प ले सकता है। दूसरा है जो बी है, इसका बी क्लॉज ये कहता है कि ब्रीच ऑफ
पीस से रिलेटेड, कि अगर कोई भी आदमी ऐसा है जो कि शांति को भंग कर रहा है तो उस केस में जो है उस शांति को भंग ना करे कोई व्यक्ति, वो रोकने के लिए उस चीज़ को, उस मामले को दबाने के लिए पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो हेल्प ले सकता है किसी भी व्यक्ति की। और सी जो सब क्लोज है, सी क्लोज ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह कोई रेलवे या फिर कोई कैनाल है या फिर कोई टेलीग्राफ या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह से कोई इंजरी पहुंचा रहा है या उसको मतलब कि क्षति पहुंचाने का किसी तरह का प्रयत्न कर रहा है उसको, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर और ये मजिस्ट्रेट है वो किसी भी व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं ताकि उस रेल को या फिर नहर को या कोई तार या फिर पब्लिक जो संपत्ति है उसको जो है किसी तरह की कोई क्षति ना पहुंचाई जाए। और जिस भी व्यक्ति से ये हेल्प मांगी जाएगी, सहायता मांगी जाएगी, वो बाउंड होगा उस पुलिस ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की हेल्प करने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 38। जो सेक्शन 38 बात करता है ये उस व्यक्ति की हेल्प करने से रिलेटेड है कि जो वारंट अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए और वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो व्यक्ति अगर हेल्प मांगता है तो उस केस में देखिए सेक्शन के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है अदर देन पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि अगर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सीजीएम या फिर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो किसी भी पर्सन को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकता है कि आपको उस पर्सन को अरेस्ट करना है जो कि जेल से भाग गया है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर उस एक्यूज ने किसी तरह का नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकती हैं। और जिस भी व्यक्ति को वो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है उसके पास वो सभी पावर होंगी जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि सपोज़ करिए मुझे या आपको मजिस्ट्रेट ने वो वारंट जो है एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया कि आपके बराबर में आपके पास में कोई व्यक्ति है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो उसको पकड़ अरेस्ट करने के लिए वारंट दे दिया, तो ये जो सेक्शन है उस व्यक्ति की बात कर रहा है। तो वो व्यक्ति भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। मान लीजिए मुझे दिया, मैं आपकी हेल्प लेने लगूं तो आप जो है हेल्प करेंगे मेरी, या कोई और व्यक्ति मेरी हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 39 की। देखिए जो सेक्शन 39 है वो ये कहता है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो देखिए इस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑफेंस दे रखे हैं जिनको 12 पार्टों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इस सेक्शन के अंदर। तो अगर उन ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो हर एक व्यक्ति जो कि अवेयर है उस ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड, मतलब कि ये ऑफेंस हुआ है अगर उससे रिलेटेड वो जानकारी है, उसको पता है, या फिर कोई व्यक्ति ये जानता है कि इस पर्सन की ये सारे ऑफेंस जो है इनमें से कोई सा भी ऑफेंस जो है उस ऑफेंस को करने की इंटेंशन है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जानता है कि किसी दूसरा व्यक्ति है उसकी इन में से कोई भी ऑफेंस करने की इंटेंशन है, तो उस हर व्यक्ति को जो कि जानकारी है इस चीज़ के बारे में अवेयर है, तो उसको अपने जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर होगा उस कमीशन की जो वो ऑफेंस हुआ है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, या फिर जिस व्यक्ति की इंटेंशन है ऐसा ऑफेंस करने की तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उसको। तो 12 उसमें जो पॉइंटों में दे रखे हैं, देखिए ये आप एक बार बेयर एक्ट देख लीजिए, बेयर एक्ट में कौन कौन से ऑफेंस हैं वो सारी चीज़ आप जो है आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि जो स्टेट से रिलेटेड अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, सेक्शन 121 से लेकर 126 आईपीसी मर्डर से रिलेटेड है, 302 का, 303 का, 304 का। जो खाने की चीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर दिए हुए हैं, उनमें मिलावट, खाने की चीज़ों में जो मिलावट की जा रही है, दवाइयों में जो मिलावट की जा रही है उनसे रिलेटेड जो सेक्शन है, रॉबरी से रिलेटेड हुआ, डकैती से रिलेटेड हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड हुआ, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी के मिसचीफ से रिलेटेड हुआ, हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास से लिए हैं। तो देखिए सारे सेक्शन जो हैं इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं कोई कौन कौन से सेक्शन में उस व्यक्ति को जिसको भी जानकारी है या फिर ये पता है कि किसी व्यक्ति की इंटेंशन है इस ऑफेंस को करने की, तो जो भी अवेयर है इन चीज़ों से तो वो उसके पास ये मतलब कि
इन इंफॉर्मेशन को जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा या पुलिस ऑफिसर होगा उसको इसकी इंफॉर्मेशन देगा। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो सबसेक्शन 2 इतना ही कह रहा है कि जो ऑफेंस जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है, इंडिया के बाहर कर रहा है, तो अभी हमने सारे ऑफेंस जो मैंने 12 लिस्ट बताई उनमें से कोई भी ऑफेंस वो अगर आउटसाइड इंडिया कर रहा है, अगर वही ऑफेंस वो इंडिया के अंदर करता तो वो उसको ऑफेंस माना जाता। तो वो ऑफेंस मतलब किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट जो है बाहर कराया, इंडिया के बाहर कराया, पर अगर वो इंडिया के अंदर करता तो उसको ऑफेंस माना जाता। तो इसमें जो है वो ऑफेंस भी इंक्लूड है। उसने मतलब कि चाहे उसने आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना किया हो वो एक्ट, जो कि इंडिया के अंदर ऑफेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए, अब तो देखिए अडल्ट्री जो है वो इंडिया में भी ऑफेंस नहीं है, पर अगर पहले की बात करें, पहले जो अडल्ट्री जो था वो इंडिया के अंदर ऑफेंस था। तो अगर किसी इंडियन सिटीजन ने, सपोज़ करिए, वो अडल्ट्री जो ऑफेंस था वो मतलब कि जो एक्ट था वो किसी दूसरी कंट्री में किया होता और उस कंट्री में अडल्ट्री जो है ऑफेंस नहीं होता, तो उस केस में चाहे उस कंट्री में वो ऑफेंस हो या ना हो, अगर इंडिया में ऑफेंस है, अगर वो एक्ट किया जाता तो उसको इंडिया के अंदर ऑफेंस ही माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने वो इंडिया के अंदर ऑफेंस किया हो। हालांकि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया में अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब बात करते हैं सेक्शन 40 की। जो सेक्शन 40 है वो बात करता है, सेक्शन 40 में भी कुछ जो ऑफेंसेस हैं वो दे रखे हैं। इसमें भी सेक्शन 39 की तरह कुछ लिस्ट बना रखी है कि ये ऑफेंस हैं। अभी हम बात करेंगे उनके कुछ ऑफेंसेस की। तो सेक्शन 40 कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि किसी विलेज के अंदर रहता है, रिसाइड करता है, और हर ऑफिसर जो एम्प्लॉयड किया गया है किसी विलेज के अंदर, किसी ग्राम के अंदर, गांव के अंदर, ग्राम के मामलों से रिलेटेड, उनसे संबंधित, तो उस ऑफिसर की जो एम्प्लॉयड किया गया है और जो गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है कि वो जो ऑफेंस हम बताएंगे अभी, उनकी किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी को पता है, तो वो उस चीज़ की जानकारी जो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं या नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का, उसको उस चीज़ की जानकारी, इंफॉर्मेशन वो देंगे। अब कौन कौन से ऑफेंस हैं, जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब कोई भी व्यक्ति जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई प्रॉपर्टी है, वो कि उस गांव के अंदर कोई भी रिसीव कर रहा है, या ग्राम के जो गांव है उसके पास में कोई किसी व्यक्ति के द्वारा वो चुराई हुई संपत्ति जो है रिसीव की गई है, रखी गई है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि ठगी का काम करता है, लुटेरा है, रोबरी करता है, या फिर कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति है जो मतलब कि कैद से भागा हुआ व्यक्ति है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उस गांव के आसपास कहीं दिख रहा है, या उस गांव से आना जाना है ऐसे किसी व्यक्ति का, या उसके संदेह है कि ये ऐसा व्यक्ति होगा, तो उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी? मजिस्ट्रेट को दे दो, या फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो होगा उसको आप दे सकते हैं। या फिर अगर ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या फिर उसकी इंटेंशन है ऐसा ऑफेंस करने की, तो उसकी भी जानकारी दे सकते हो आप। उसकी भी जानकारी देनी चाहिए पुलिस ऑफिस मतलब कि पुलिस ऑफिसर को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, गांव वालों के द्वारा, जो विलेज हैं, विलेज में जो लोग रह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो जानकारी दी जा सकती है। या फिर जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, मतलब कि विलेज जो गाँव है उसके मामलों से संबंधित, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हम, वीडियो हो गया, या कोई सरकारी स्कूल है उसके जो टीचर्स हैं, कोई सरकारी अस्पताल खुला हुआ है उस गांव के अंदर, उसके जो डॉक्टर्स हैं, तो उन सभी की जिम्मेदारी ये है कि इन सभी ऑफेंस से रिलेटेड जो है जानकारी वो दें। भी अननेचुरल डेथ से रिलेटेड, कि किसी व्यक्ति की अननेचुरल डेथ हो जाती है, वो नेचुरल डेथ मतलब कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसकी चाहे तो कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने व्यक्ति ने उसकी हत्या की गई हो, या फिर अगर ये लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति ने उसने जो ऑफेंस किया है वो इंडिया के बाहर किया है, या उसकी इंटेंशन है इंडिया के बाहर कोई भी किसी प्लेस पर करने की कोई ऑफेंस, और वो पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं, जैसे 302, 304, 82, 392, 399, 402। देखिए एक बार इनको आपको देखना पड़ेगा बेयर एक्ट के अंदर कि कौन कौन से ऑफेंस है, ये तो याद करने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। जो सबसेक्शन 2 की अगर बात करें, इसका सबसेक्शन 2 में जो है विलेज बताया गया है कि विलेज क्या है, और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो बताया गया है, और साथ में बताया गया है कि जो ऑफिसर एम्प्लॉयड है वो किसको कहेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पंचायत के जो उस विलेज की जो पंचायत होगी वो होगा, या हेडमास्टर होगा, या
कोई भी व्यक्ति जो एज ए मतलब कि ऑफिसर के तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उस विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए नियुक्त किया गया है, तो वो सारे जो है उनकी ड्यूटी है कि वो पुलिस ऑफिसर को जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको इन्फॉर्मेशन दें, या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दें उस ऑफेंस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।